जब अनुराग लंदन अपनी पढ़ाई के लिए जा रहा था, तब उसके दादा दादी बहुत रो रहे थे। कह रहे थे कि तुम्हारे बिना हम कैसे रह पाएंगे। अनुराग अपने दादा दादी का बहुत लाडला था। वह अक्सर अपने दादा दादी के पास ही रहता था और रात में भी उनके पास ही सोता था। और उनके दादा दादी उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ किस्से सुनाया करते थे। जब बड़ा हुआ तब भी वह अपने दादा दादी को अपना दोस्त समझकर सारी बातें कॉलेज की बताया करता था। यह सब सुन सुनकर प्रेमचंद जी और शांति जी खुश हो जाया करते थे, लेकिन पोते के जाने का सुनकर वह दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उसके अलावा उन लोगों से बोलने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई उनकी परवाह करता था। क्योंकि प्रेमचंद जी के बेटा और बहू को तो बस अपने से ही मतलब था, वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। अनुराग लंदन में रहता है और उधर ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वह अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे लखनऊ में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है, जहां पर उसको जॉब करना है। वह इंडिया जाने के लिए उत्साहित है, क्योंकि पूरे 5 साल बाद इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में बैठकर अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने मम्मी पापा को भी याद करता है। अपने दादा दादी से अनुराग को कुछ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती थी, हर एक बात मानती थी। अनुराग को वह दिन आज भी याद है, जब उसकी जगह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी, तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से थप्पड़ भी खा लिया था। उसके दादाजी प्रेमचंद जी और दादी शांति जी अपने पोते को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। जब अनुराग विदेश जा रहा था, तो हफ्ते भर से दादी के तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि घर में एक अनुराग ही था, जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती हैं, बेटा अनुराग, तुम भी विदेश पढ़ने के लिए चले जाओगे तो मुझे तो इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो डॉक्टर बनकर जल्दी आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का इलाज करना। अनुराग भी अपने दादा दादी के गले लग जाता है और कहता है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बनकर आऊँगा और दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूँगा, आप चिंता मत करना। दादी अनुराग विदेश चला जाता है। विदेश में 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वह इंडिया वापस आ रहा है, वह भी लखनऊ के एक अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर प्रेमचंद जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पास ही कहीं सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी शांति जी को लेकर दिखाने के लिए चले जाते हैं। 1 रुपए का पर्चा कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर प्रेमचंद जी को देखने के बाद कहता है कि आपकी शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, यहीं फार्मेसी से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ जो फ्री मिलती हैं, आप आराम से ले लेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर प्रेमचंद जी को अच्छी तरह से जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरह से परिचित था। प्रेमचंद जी डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और दवाइयों का पर्चा लेकर दवाइयाँ ले लेते हैं।
एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ऑटो का इंतजार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए शांति जी कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग ही जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता दिखाई देता है। शांति जी ऑटो को हाथ देती हैं और उसमें बैठ करके अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। ऑटो में बैठते ही झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही प्रेमचंद जी अपनी पत्नी शांति से कहते हैं, याद है शांति, तुम्हें बारिश कितनी पसंद थी? अरे यह बारिश में तुम 1 से 2 बार जरूर भीगती थी, लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है। अब तो बारिश से डर लगता है कहीं हम भीग के बीमार ना पड़ जाएं। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है, लेकिन उनके घर के पास वाली गली बहुत ही सकरी है, जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकता है, उन्हें पैदल ही आना पड़ेगा। इसलिए दोनों लोग अपने घर के बाहर वाली गली में ही उतर जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन घर भी पहुंचना था। शांति जी अपने पति की दवाइयों को एक पॉलीथीन में लेकर अपनी साड़ी के पल्लू से छुपा लेती हैं कि कहीं भीग ना जाएं, और अपने पति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती हैं, कहीं उनके पति फिसलकर गिर ना जाए। इसलिए वह अपने पति का हाथ पकड़कर घर के बाहर वाले कमरे में बैठी बहुत दूर से ही अपने सास ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेती हैं और अपने पति राजेश को बुलाते हुए कहती हैं, देखो इतनी बुढ़ापे में भी तुम्हारे मम्मी पापा कैसे प्यार से आ रहे हैं। दोनों लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले आ रहे हैं। अरे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है, इतना बुढ़ापा आ गया है। मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम आंखें निकालते हुए कहता है, आने दो, आज मम्मी पापा को देखता हूँ, अच्छी तरह से समझा दूंगा इनको। इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला कर रख देंगे। यह दोनों बुढ़े बुढ़िया बुढ़ापे में भी हाथ पकड़कर चले आए हैं, शर्म नहीं आई है, लेकिन वह दोनों यह समझने के लिए तैयार नहीं। उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इश्क फरमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा देने के लिए पकड़े हैं, कहीं बारिश में कोई फिसल कर ना गिर जाएं। जैसे ही शांति जी और प्रेमचंद जी घर पर आते हैं, बेटा चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आई है? घर में बहुएं आ गई हैं, नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे मोहल्ले में बड़ी शान से चले आ रहे हो। शांति जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी का हाथ इसलिए पकड़ा था कहीं वह फिसलकर गिर न जाए। तुम्हें तो पता है पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक ठीक नहीं हुआ था। पर बेटा मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार को लेकर पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना कहकर शांति जी अपने गीले कपड़ों को बदलने चली जाती हैं और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती हैं कि आप भी कपड़ों को बदल लीजिए। प्रेमचंद जी गल्ला विभाग में काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए उस काम को छोड़ दिया। इस उम्र में अब चलना फिरना नहीं होता है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। राजेश ने भी अपने पिताजी की नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रेमचंद जी की
अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी जॉब पर लगवा दिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। प्रेमचंद जी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी, और भी पैसे कमाए थे वह घर बनवाने में खर्च कर दिए। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ कर रखे। अब जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें दवाइयों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरत के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और बेटे बहू को 150 रुपये देने में भी आफत आ जाती है। बहू अपने लिए चाहे जितनी की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर माँ बाप के ऊपर 100 रुपये भी खर्च हो जाएं तो बहू घर में कलह कर देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्च बढ़ाते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन बहू राजेश से कहती है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो उनके खर्च उठाओ, ऊपर से बुढ़ा बीमार रहता है, तो अब सास भी कोई काम नहीं कर पाती है, पूरा दिन अपने पति की तीमारदारी करती रहती है। मेरे बस का नहीं है कि बुढ़ा बुढ़िया को बना बना कर खिलाओ। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, मेरे यह किसी काम के नहीं हैं, घर में बैठे बैठे खर्च ही बढ़ाते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर पैसे खर्च करना फालतू ही है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। राजेश कहता है, तुम चिंता मत करो, हफ्ते 10 दिन में ही इन दोनों को घर से निकालने का इंतजाम करता हूँ। 10 दिन बाद राजेश अपने माता पिता से कहता है, मैं लखनऊ में एक बड़े डॉक्टर से बात किया हूँ और सोचा हूँ आपको उधर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँ। आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँगा तो आप ठीक हो जाओगे। बहू भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, सही कह रहे हो, पापा को एक बार लखनऊ में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रेमचंद जी, शांति जी अपने बेटे बहू की इतनी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। बेटा लखनऊ जैसे बड़े शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गया? वह तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है, तो लखनऊ कैसे ले जा रहा है? शांति जी कहती हैं, बेटा तुम अपने पिताजी को इतनी दूर तक दिखाने ले जाओगे, इससे अच्छा है तुम पास कहीं किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो तो वह ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? मैं अपने एक दोस्त से बात किया हूँ, वह लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में काम करता है, उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊँगा। मैंने उससे सारी बात कर ली है, बस आप कल चलने की तैयारी कर लो, परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। अपने 2-4 जोड़ी कपड़े भी रख लेना, क्योंकि उधर तो एक दिन रुकना पड़ सकता है। राजेश की बातें सुनकर शांति जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधर गया है, उसे अपने पिता की चिंता होने लगी है, इसलिए वह पिता को दिखाने के लिए लखनऊ जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वह भी खुश होकर अपने और अपने पति को बैग में कपड़े रख लेती है, और दूसरे दिन ही प्रेमचंद जी और शांति जी अपने बेटे और बहू के साथ लखनऊ के लिए निकल पड़ते हैं। राजेश शांति जी और प्रेमचंद जी को लखनऊ के बहुत बड़े अस्पताल के सामने लेकर आते हैं। उस अस्पताल को देखकर शांति जी की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे, इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैं आज तक नहीं देखी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारी नर्सें घूम रही हैं। राजेश
अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, माँ पापा आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठते हैं। इतना कहकर राजेश और उसकी पत्नी उधर से निकल जाते हैं। शांति जी और प्रेमचंद जी अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगते हैं कि बेटा कब आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाए। लेकिन इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए। ना तो बहू वापस आई और ना ही उनका बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी लेकिन बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। वह तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू उन्हें लखनऊ जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को लखनऊ में छोड़ने के लिए ले गए थे। शांति जी अस्पताल के बाहर ही घबरा कर चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती रहती हैं। लोगों से पूछती रहती हैं कि उन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा है क्या, लेकिन लखनऊ जैसे बड़े शहर में कौन किसको जानता है। प्रेमचंद जी को शक होने लगता है उनका बेटा बहू उन्हें दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें लखनऊ जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया है, बेसहारा कर दिया है। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। शांति जी को जब पता चला कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले गए हैं तो वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं, कैसी किस्मत पाई है हमने। पूरी जिंदगी कितने संघर्षों में निकाल दिया है और अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया है और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात शांति जी रोते हुए गुजार देती हैं। सुबह होते ही पास के ही ढाबे से वह अपने पति के लिए और अपने लिए 2 कप चाय लाती हैं। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का भी खर्चा चला सकें। 2-4 दिन तो वह इस पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाती हैं और जितने पैसे होते हैं उसे थोड़ा बहुत खा पी कर अपना गुजारा कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लखनऊ जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजारा करूंगी। जिस ढाबे से शांति जी चाय और नाश्ता लेकर आई थी वो इस ढाबे वाले के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा कोई काम हो तो मुझे दे देना। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कुछ काम कर लूँगी तो खाने के लिए पैसे निकाल लूँगी। ढाबे वाला व्यक्ति कहता है, माता जी आप चाहें तो मेरे ढाबे के बर्तन धुल सकती हैं, उसके बदले में मैं आप दोनों को कुछ पैसे दे दूंगा और साथ में सुबह शाम चाय भी दे दूंगा। अब शांति जी क्या करती, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास। किसी तरह से अपना और अपने पति का गुजारा करने लगती हैं। अनुराग भी लखनऊ में आ चुका था। आज उसका लखनऊ के हॉस्पिटल में पहला दिन था। वह होटल से तैयार होकर के अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वह अपनी कार में बैठ करके जाने लगता है तो देखता है कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उस पर ऐसे लग रहा है जैसे उसके दादी हों और पास में ही छड़ी लिए दादाजी बैठे हों। लेकिन फिर आगे कुछ चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे, उसका मन नहीं मानता है। अनुराग दोबारा से अपनी कार को वापस घुमाता है और उस चाय की टपरी के पास आता है और जैसे ही उधर आता है तो वह देख करके दंग रह जाता है कि अरे यह तो सच में उसके दादा दादी हैं और दादी चाय के बर्तन धुल रही हैं।
दादा जी उधर एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज देता हूँ, दादी आप इधर क्या कर रही हो? जैसे ही दादी मुझे देखती हैं, बर्तनों को छोड़कर मेरे पास आ जाती हैं और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी इधर बर्तन क्यों धुल रही हैं और मेरे दादा दादी इधर अकेले क्यों हैं। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ, दादी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप बताओ क्या बात है, आप इधर क्या कर रही हो, इधर कैसे आई हो? दादी रोते रोते अपनी सारी आप बीती मुझे बताती हैं। मैं वह सुनकर दंग रह जाता हूँ। अपने मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दादा जी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे थे और खांस भी रहे थे। मुझसे दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता है। हफ्ते भर में वह अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर मैं घर जाने का प्लान बनाता हूँ। अभी मैं घर लेकर नहीं जाता हूँ। जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, मम्मी पापा मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से दादा दादी जी के बारे में पूछता हूँ कि वह किधर हैं, तो मम्मी झूठ बोल देती हैं कि वह दोनों बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने चले गए हैं, बता कर भी नहीं गए हैं। मैं मम्मी के दोहरे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि मेरी मम्मी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए, आप लोगों को मैं विदेश घुमाने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए उनको घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकलकर दादा दादी के पास आ गया। पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरा दिन मम्मी पापा इंतज़ार करने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझे लिपट कर रोने लगती है, बेटा तुम हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी और तुम्हारे पापा तो कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे कम से कम बता करके तो जाते कि कहाँ जा रहे हो, मुझे इधर अकेला छोड़ करके चले गए। अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अनुराग कहता है, क्यों माँ, जब आपने दादा दादी को अकेला छोड़ा था तब सोचो उनको कैसा लगा होगा, और आप तो कभी उनको वापस लेने भी नहीं आए। आपको तो पता ही नहीं कि वह कहाँ हैं, कैसे हैं। मम्मी पापा शर्म से ज़मीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए मैंने आपको छोड़ दिया तो आपको कितना बुरा लगा कि आप सोच लिया आपने, और आपने तो दादा दादी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। सोचो अगर ऐसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करता, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता, तो आपको कैसा लगता। बेटा मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। तभी अनुराग अपने दादा दादी को मम्मी पापा के सामने लेकर आता है। अपने माँ बाबूजी को सामने देख करके राजेश उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, माँ पापा जी मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे ही बेटे ने ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दे दी है। अब आप दोनों घर चलो, आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। प्रेमचंद जी और शांति जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं और सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अब अनुराग के
माता पिता अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उन्हें टाइम पर दवा दिलाने ले जाते हैं, वही अनुराग की माँ अपनी सास ससुर को ताज़ा गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है, जबकि पहले वह बासी खाना ही दिया करती थी, जिस कारण प्रेमचंद जी और शांति जी का अक्सर पेट खराब हो जाया करता था। तब बहू कहती है कि इतना मत खाया करो जिससे पेट खराब हो जाए। अब अगर शांति जी अपनी बहू से कहती भी कि मैं भी कुछ घर के कामों में मदद कर देती हूँ, तब बहू कहती नहीं माँ जी, मैं सब कर लूँगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं किस लिए हूँ। यह सुनकर शांति जी अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस करती हैं और कहती हैं मेरी बहू कुछ समय के लिए भटक गई थी, अब वह सुधर गई है। तो दोस्तों, अनुराग ने अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।